नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। देखिए, जो भारतेंदु युग है इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जा सकता है, क्योंकि ये वो समय था जब जो मानव है उसके हृदय में कुछ नया पाने की ललक उत्पन्न हो रही थी। वो अपने जीवन में, अपने साहित्य में, अपने समाज में कुछ नया परिवर्तन चाहता था। जब हमने इसकी प्रस्तुतियां करी तो हमने उसमें जाना कि किस प्रकार एक बदलाव की लहर समाज में और साहित्य में चल रही थी। तो उसका प्रभाव भारतेंदु युग में पड़ा, और भारतेंदु युग के जो कवियों ने काव्य रचनाएं की उनका प्रभाव तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर भी पड़ा और मानव के हृदय को भी उन्होंने प्रभावित किया। तो आइए भारतेंदु युग की हिंदी कविता के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इसकी समय सीमा की बात करें तो इसका समय प्रारंभ होता है सन 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया है इसका समय। ये भारतेंदु युग की अवधि है। फिर इसके प्रमुख जो कवि हैं जिन्होंने, वैसे तो इस युग में अनेक कवि हुए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कवियों का नाम मैंने यहाँ दिया है जिन्होंने भारतेंदु युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी रचनाओं के माध्यम से। जिसमें सबसे पहले नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनका जो उम्र है वो कोई ज़्यादा लंबी या नहीं थी, या ये बहुत सालों तक जीवित नहीं रहे। लगभग 35 साल की आयु के पश्चात इनका निधन हो गया था। लेकिन हिंदी साहित्य में इन्होंने जितना बदलाव किया शायद कम ही ऐसे लोग हुए हैं। इसीलिए इस काल का या इस साहित्य की इस अवधि का नाम भारतेंदु युगीन काल या भारतेंदु युग माना गया है। उसके बाद दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। ये ऐसे कवि और साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस युग को प्रभावित किया या इस युग की परिस्थितियों को बदलाव लाने में अपना योगदान दिया, या अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन जो जीवन था उसको चित्रित करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो आइए अब हम इस काल की जो कविताओं की मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति इस काल की प्रमुख भावना थी या कविताओं की मुख्य विशेषता थी। क्योंकि जो हमने देखिए समय लिया इसमें 1850 से 1900 तक, ये वो समय था जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो हमें क्या चाहिए थी? सबसे पहले आज़ादी। वो आज़ादी कब मिल सकती है? जब भारतीय जनता के मन में राष्ट्र के विचारों के प्रति, अपने देश के लिए चेतना हो, जागृति हो, या देश अपने हृदय में देशभक्ति का भाव हो, तभी हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। तो इस युग के कवियों ने भारतीय लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम को जगाने में अपनी कविताओं के माध्यम से भरपूर प्रयास किया ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। और कैसे जागृत करने का प्रयास किया? उन्होंने अपने कविताओं का जो विषय लिया उसमें प्राचीन गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों के जीवन को उन्होंने आधार बनाया कि हमारे जो प्राचीन हमारा इतिहास रहा है उसके उदाहरण लिए अपनी कविताओं में, या उन महापुरुषों के जीवन के उदाहरण लिए अपनी कविताओं में जिन्होंने भारत को उच्च शिखर पर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये उनके काव्य विषय रहे जिनसे लोगों को जागृत किया जा सके कि हम अभी भी अपने प्रयासों से मुक्त हो सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति का काव्य के माध्यम से विरोध। जो तत्कालीन परिस्थितियां थी जिसमें अंग्रेज़ भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उन सब का उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से विरोध किया। क्योंकि उस समय जब भी भारतीय विरोध करते तो अंग्रेज़ क्या करते? उन भारतीयों को कठोर दंड दिया करते थे। लेकिन कवियों ने फिर भी उस बात का विरोध करने का जो नया तरीका निकाला वो क्या था? काव्य। कि काव्य कविता भी करेंगे, लोगों का मनोरंजन भी होगा और लोगों को जागृत भी किया जा सकता है। तो इसमें भारतेंदु जी, राधाचरण गोस्वामी या मैथिली शरण गुप्त, ये ऐसे कवि हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त वैसे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन इस काल में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ये वो कवि थे जिन्होंने कि अपने देश के लोगों को जगाने के लिए काव्य को माध्यम बनाया और उनके मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति के भाव को जागृत करने का प्रयास किया। इसके बाद अगर देखें
तो दूसरा इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो था समाज को जागृत करने का, सामाजिक जागरण का जो कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और ये ज़रूरी था, क्योंकि समाज में बदलाव अगर नहीं आएगा तो देश को नहीं बदला जा सकता। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या क्या विरोध किया अपने काव्य के माध्यम से, या कैसे समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। एक तो उन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ थी, वो कुरीतियाँ चाहे जाति पाति के आधार पर थी, चाहे ऊंच नीच के आधार पर थी, या समाज में जो अंधविश्वास चल रहे थे, या समाज में जो धार्मिक आडंबर थे, उन सब कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया अपने काव्य के माध्यम से। दूसरा, नारी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। इस युग के कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि जितनी एक पुरुष की शिक्षा ज़रूरी है उतनी ही नारी की शिक्षा भी ज़रूरी है। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, लेकिन इस युग के कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से आवाज़ उठाई कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति समाज के द्वारा मिलनी चाहिए। फिर समाज में स्वस्थ और प्रगतिशील परंपराओं की स्थापना करने के लिए भी इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि हमारे समाज में अगर हम प्रगति चाहते हैं तो विचारधारा में भी बदलाव करना पड़ेगा। और वो विचारधारा कब कार्य करेगी, जब उस विचारधारा के भाव स्वस्थ होंगे, उसमें कहीं भी कुंठा और निराशा या कहीं आडंबरपूर्ण वो ना हो, बल्कि प्रगतिशील नए विचारधाराओं से परिपूर्ण वो काव्य उन्होंने दिया, जिससे कि समाज में बदलाव लाया जा सके। क्योंकि समाज की दशा उस समय बहुत खराब थी, तो उस दशा को सुधारने के लिए ये सारे बदलाव बहुत ज़रूरी थे, जिस पर कवियों ने कविता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद भक्ति भावना। देखिए, भक्ति भावना रीति काल में जो भक्ति हमने विशेषताएं इसकी देखी। रीति काल में जो आप पिछले उसमें क्लास में कर चुके हो, रीति काल में क्या रहा कि राम और कृष्ण या राधा और कृष्ण और राम और सीता, उन सबको मंदिरों से निकालकर नायक और नायिका के रूप में स्थापित कर दिया गया था। लेकिन जो आधुनिक काल है और खासकर भारतेंदु युग, उसमें ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर राम और ईश्वर के प्रति या कृष्ण के प्रति इनकी विशेष श्रद्धा रही। इन्होंने निर्गुण संतों के जो विरक्ति भाव है, जैसे कबीर का संसार से विरक्ति की भाव है, उसको भी अपनाया। और वैष्णव संतों ने किसी भक्ति की तन्मयता भी इसमें दिखाई देती है, जैसे कि सूरदास की भक्ति है कृष्ण के प्रति पूर्ण तन्मय भाव से, मीरा की तरह तन्मय भाव से जो भक्ति हुई है, वैष्णव भक्ति, कृष्ण की भक्ति, उसको इन्होंने महत्व दिया। यानी विरक्ति का भाव भी है और लगन होकर ईश्वर की भक्ति भी इन्होंने की है। लेकिन राम की बजाय कृष्ण काव्य की रचना अधिक हुई इस काल में। अन्य धर्मों के प्रति भी इन्होंने कोई भेदभाव का विचार अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि अन्य धर्मों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण बनाए रखा और ईश्वर से ये प्रार्थना की कि वो भारत की जो दुरावस्था हो गई है, भारत में जो बुरी अवस्था आ गई है, उससे भारत देश को मुक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से ईश्वर से की, ताकि देश को इन बुरे दिनों से बचाया जा सके, देश में अच्छे दिन या देश में नया बदलाव आ पाए। ये किससे प्रार्थना की? अपने ईश्वर से, जो भी अपने आराध्य हैं उनसे अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने प्रार्थना की। तो यहाँ पर दो तरह की भक्ति रही। एक तो जो विरक्ति का भाव है वो भी चला, और जो तन्मयता का भाव है वो भी रहा। विरक्ति किसकी थी? जो निर्गुण संत थे, और जो वैष्णव संत थे उनके तन्मयता का भाव इन्होंने लिया। लेकिन राम की बजाय कृष्ण को ज़्यादा महत्व दिया अपने काव्य में। तो ये इनकी भक्ति भावना है भारतेंदु युगीन कवियों की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है श्रृंगार भावना। देखिए, रीति काल में जो हमने श्रृंगार भाव किए थे उसमें अश्लीलता थी, लेकिन यहाँ बदलाव दिखाई दिया। यहाँ श्रृंगार वर्णन अश्लील और स्थूल नहीं है। कहीं पर भी इतना ज़्यादा अश्लीलता का चित्रण नहीं किया गया कि पढ़ते समय हमें शर्म महसूस हो। प्रेम वर्णन, प्रेम और श्रृंगार का जो वर्णन किया गया उसमें पूर्ण रूप से मर्यादा का पालन इन कवियों ने किया। कुछ एक कवि है जो अपवाद रूप में हमें मिलते हैं, जिन्होंने कहीं कहीं श्रृंगार वर्णन का अश्लीलतापूर्ण वर्णन किया है या उसका काव्य रचनाएं की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ एक कवि हैं जो नाम मात्र के कवि हैं। तो मुख्य रूप से अगर श्रृंगार भावना की बात करें तो श्रृंगार भावना संयोग और वियोग वर्णन किया है इन्होंने श्रृंगार का, और प्रेम का वर्णन भी किया है, लेकिन वो सब मर्यादा में या मर्यादा का पालन करते हुए अपने काव्य में
प्रेम या श्रृंगार को स्थान इन्होंने दिया है। इसके बाद आता है हास्य और व्यंग्य। देखिए ये इस काल की एक प्रमुख विशेषता रही, हास्य और व्यंग्य, क्योंकि अंग्रेजों के कड़े और कठोर नियम थे और उन नियमों के मुताबिक जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों का किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन इन कवियों ने क्या किया, चाहे वो हमारी सामाजिक बुराई है, चाहे वो हमारी राजनीतिक बुराई है, उन सब का या हमारे जो अंग्रेज़ों की जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारतीयों पर पड़ रहा था, विदेशी शासन की जो नीतियां थी, या राजनीति में जो कुचक्र चल रहे थे, विषमताएं थी, या समाज में जो अंधविश्वास अपना घर जमा बैठा था, अपनी जड़ें जमा बैठा था, उस पर उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से पूर्ण रूप से व्यंग्य किया है। और वो कैसा व्यंग्य था, चुभता हुआ व्यंग्य, जो चुभे, जो पढ़ने वाले के हृदय में चुभे, ऐसा व्यंग्य उन्होंने किया है। किसमें, अपने काव्य में। यानी उन कुरीतियों का, उन बुराइयों का, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का, उन सामाजिक अंधविश्वासों का इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मजाक उड़ाया है। लेकिन उसको लिखने के तरीके क्या रहे, पैरोडी में उन्होंने काव्य रचना की। हास्य व्यंग्य की जो तरीका होता है पैरोडी, स्यापा, गाली और मुकरियाँ, ये वो पद्धतियाँ थी जिनका प्रयोग इन्होंने हास्य व्यंग्य रचनाओं के लिए किया है, ताकि अपनी बात भी कह सकें और उसका विरोध भी ना हो। इस तरह से इन्होंने अपनी एक नीति बना ली थी कुछ कवियों ने, कि वो अपनी बात भी कह दें और दूसरे को बुरा भी ना लगे कि ये केवल मेरे लिए कही गई है। क्योंकि उस समय जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कहा जाता था तो अंग्रेज़ उन कवियों को पकड़ लेते थे, या उनकी जो रचनाएं थी उन पर पाबंदी लगा दी जाती थी उनके प्रकाशन पर, या उन कवियों को जेल में डाल दिया जाता था, कवि या अन्य कोई भी सामान्य व्यक्ति। तो इसीलिए इन्होंने ये तरीका निकाला कि हास्य व्यंग्य के माध्यम से काव्य रचनाएं करेंगे, जिससे जो समस्या है उसको भी उठाया जा सके और कोई उसका विरोध भी ना कर पाए। फिर है प्रकृति चित्रण। देखिए प्रकृति का इन्होंने स्वतंत्र रूप से चित्रण किया है, जैसे अपने काव्य में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, और वो चाहे आलम्बन रूप में है या श्रृंगारिक भावनाओं के रूप में, तो इन्होंने प्रकृति का मुख्य रूप से स्वतंत्र चित्रण किया है। छायावाद की तरह इन्होंने प्रकृति चित्रण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इनकी कविताओं का मुख्य आधार ही प्रकृति चित्रण है, बल्कि अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया, आलम्बन रूप में भी और प्रेम भावों को अभिव्यक्त करने में, यानी उद्दीपन और कहीं कहीं मानवीकरण रूप में भी इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, या अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा इन्होंने लिया है। इसके बाद आता है भाषा या कला पक्ष। देखिए भाषा इस समय के जो कवि हैं, क्योंकि ये देश के लोगों को जगाना चाहते थे, जागृत करना चाहते थे, तो देश के लोग कैसे जागेंगे, किसी अन्य भाषा में काव्य रचना करेंगे तो वो उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए इन कवियों ने मातृभाषा को सहारा बनाया अपने काव्य की अभिव्यक्ति के लिए। वो खड़ी बोली हिंदी है, ब्रज भाषा है, तो उनको महत्व दिया। जैसे गद्य रचनाओं के लिए इन्होंने खड़ी बोली अपनाई और पद्य रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया। दोनों ही उस समय देश के सामान्य जनता के लिए महत्वपूर्ण थी। खड़ी बोली हिंदी जो विकास की ओर अग्रसर थी, और ब्रज भाषा जो रीति काल से चली आ रही थी। तो गद्य की जो रचनाएं की जाने लगी वो खड़ी बोली में थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय में जो रचनाएं हैं उसमें कहानी है, या नाटक हैं, या जो उपन्यास लिखे गए, जो हम पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर जिन विधाओं का हमने प्रयोग करना शुरू किया था लेखन के लिए, उन विधाओं में जो गद्य रचनाएं उन्होंने की उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया। और जो कविताएं लिखी जा रही थी, जो पद्य किया जा रहा था या कविताएं लिखी जा रही थी, उसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। फिर इसमें अगर काव्य रूप की बात करें तो मुख्य रूप से, या लिखने के तरीके की अगर बात करें तो मुख्य रूप से मुक्तक काव्य लिखे गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय में प्रबंध काव्य भी नहीं लिखे गए। इस समय वैसे तो मिला जुला काव्य रहा, लेकिन मुख्य रूप से मुक्तक काव्य की रचना की गई, क्योंकि कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करते थे, छोटी छोटी रचनाएं होंगी तो जल्दी जल्दी लिखी जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा और अपने भावों को अच्छे से ये अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इस समय में मुक्तक काव्य की रचना हुई। इसके साथ साथ छंदों में अगर देखें तो दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है, हरि गीतिका, घनाक्षी, सवैया और कवित। देखिए छंदों को
इन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे रीतिकाल में शामिल किया जा रहा था वैसे शामिल नहीं किया। ये सब स्वाभाविक रूप से शामिल हो रहे थे, इनके काव्य में आ रहे थे। अलंकारों का भी इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने जो भाषा की व्याकरण थी या जो कला पक्ष है उसके साथ कहीं जोर ज़बरदस्ती नहीं की रीतिकाल की तरह। ये सब स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल हो रहे थे काव्य के कला पक्ष में। तो इनकी भाषा और कला पक्ष, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतेंदु युगीन काव्य था उसमें अनेक नए बदलाव आए थे, कुछ नवीनता थी जिससे कवि ये उम्मीद कर रहे थे कि इन काव्य रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि यहाँ विषय नए हैं, लिखने के तरीके नए हैं, तो इससे उम्मीद की जा रही थी कि जिससे समाज में और तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में समाज बदलाव लाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए हो। बाकी के जो हमारे इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।